गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण हमने अपना सिलेबस 8th क्लास का विज्ञान का सिलेबस ऑनलाइन कराना स्टार्ट किया। तो उसी कड़ी में आज हम चैप्टर फर्स्ट को समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या बातें बताई गई है चैप्टर फर्स्ट के अंदर, और ये किस तरीके से इस चैप्टर के बारे में क्या क्या इस चैप्टर में दिया गया है और क्या हमने यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में बताया गया है, जैसे इस चैप्टर के नाम से ही आप लोगों को मालूम हो रहा है कि इसमें मुख्य तौर पर फसलों के उत्पादन और यानी फसलों को किस प्रकार से पैदा किया जाता है, उगाया किस तरीके से जाता है फसलों को, और किस तरीके से फसलों को उगाने के बाद उनका रख रखाव करना चाहिए, वो हम यहाँ में नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें टॉपिक आता है फसल। ये फसल है क्या? जब हम एक ही जगह पर बहुत सारे पौधे एक ही तरीके के उगाते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जिसको हम खाने में प्रयोग करते हैं या काट करके उस फसल को बेचते हैं जिससे हमें मुनाफा होता है, तो उसको बोलते हैं फसल। अब फसल क्यों उगाते हैं किसान? फसलों को उगाने के पीछे क्या मकसद है? क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति खेती का काम नहीं करता है। सभी लोगों के अपने अपने काम धंधे अलग अलग हैं। सब कोई खेती का काम करता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई किसी कंपनी का मालिक है। तो लेकिन खाने की ज़रूरत तो सभी को है, तो वो खाना सबको मिले इसलिए किसान खेती करते हैं, और खेती करके वो किसान एक वाजिब दाम में, जो दाम सरकार निर्धारित करती है या जो बाज़ार में उसको दाम मिलता है, उसके हिसाब से वो अपनी फसल को दूसरों को बेचता है ताकि दूसरों का ही पेट भरे। दूसरों के पेट भरने में किसान का भी लाभ हो रहा है कि उसकी फसल बिकने से उसको मुनाफा हो रहा है, उसकी आमदनी हो रही है, उसके पास पैसे आ रहे हैं, तो इससे उसका गुजारा चलता है। अब इसमें इसी कड़ी में सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर में कृषि पद्धतियां। कृषि पद्धतियां मतलब कि कृषि करने के क्या क्या ढंग हैं, किस तरीके से कृषि की जाती है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कहता है लगभग 10,000 साल पहले मनुष्य जो है घुमंतू प्रकृति का था। वो एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे, एक जगह पर टिक करके नहीं बसते थे, तो घुमंतू प्रकृति के थे। वे अपने भोजन के और आवास की खोज में यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। मौसम बदल गया तो दूसरी जगह पर चले गए, बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया तो कुछ इस जगह पर चले गए जहाँ पर ऊंचाई वाला स्थान हो ताकि वो आसानी से वहाँ पर बच सके। बारिश के मौसम की बजाय जब कोई दूसरा मौसम आ गया, सर्दी का मौसम आ गया, तो इस तरीके के स्थान पर की तरफ गमन करते थे जहाँ पर उनको ठंड कम लगे। इस तरीके से वो घुमंतू प्रकृति के थे, और घूमने के साथ साथ वे जहाँ भी जाएंगे उनको वहाँ पर भोजन की जरूरत तो जरूर पड़ेगी। भोजन की जरूरत पड़ेगी तो इसलिए उन्होंने अपने भोजन की व्यवस्था के लिए वो या तो पेड़ पौधों को से प्राप्त चीज़ें ही खाते थे या पशु पक्षियों को मारकर खाते थे।
लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इंसान सभ्य होता गया, जैसे जैसे वो प्रकृति के साथ जुड़ता गया, ये महसूस हुआ कि हमें एक जगह पर बसकर रहना चाहिए, और एक जगह पर बसकर रहने से हमें बार बार इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जगह आवास बना लें तो सभी मौसम में एक ही जगह पर हम बस सकते हैं। तो इसी कड़ी में उन्होंने फसलों को उगाना भी सीखा कि किस तरीके से फसलें हम एक ही जगह पर बहुत सारे पेड़ पौधे इकट्ठे लगा दें तो उसका हमारा गुजारा हो सकता है। तो सबसे फसल क्या है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं फसल। जैसे आप लोग देखते हो गेहूं की रोटी आप लोग खाते हो, तो गेहूं जो है एक ही जगह पर उगाया जाता है, किसान लोग उसको उगाते हैं, किसान उसको अपने खेत में उगा करके जब वो पक जाता है तो उसकी कटाई करके उसके दानों को निकाल करके भूसा अलग कर देते हैं, और दाने निकाल करके वो बाज़ारों में बेच देते हैं। उन्हीं दानों को आप लोग खरीदते हो, खरीद करके उसकी रोटियां बना करके खाते हो। क्योंकि सभी लोग इस दुनिया में खेती नहीं करते हैं, तो जो खेती नहीं करते वे लोग इस तरीके से दूसरों से यानी किसानों से या किसी और व्यापारी से वो अनाज खरीद करके अपना गुजारा करते हैं। भारत में बहुत ज़्यादा विषमता है जलवायु में। कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, कहीं पर गर्मी पड़ती है, कहीं मौसम इस तरीके का ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है। तो अलग अलग स्थान के हिसाब से फसलें भी अलग अलग प्रकार की उगाई जाती है। जैसी जलवायु जिस प्रदेश में होगी फसलें भी उसी प्रकार की होंगी। वहाँ पर मौसम के अनुसार फसलें बोई जाती है। जैसे सर्दियों में गेहूं बोया जाता है, गर्मियों में धान बोया जाता है। इसी तरीके से अनेक फसलें ऐसी है जो मौसम के हिसाब से बोई जाती है। कुछ फसलें ऐसी हो सकती है जो किसी मौसम में बोले हो जाती है। तो इन्हीं के बारे में हम चर्चा करते हैं। मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में बांट दिया। एक है खरीफ फसल, दूसरी है रबी फसलें। पहली है खरीफ फसलें, दूसरी है रबी फसलें। खरीफ फसलें कौन सी है? वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसको खरीफ फसल बोलते हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः किस मौसम में आती है? जून के अंत में वर्षा ऋतु का आरंभ होता है और सितंबर तक लगभग वर्षा ज़्यादा होती है। भारत में जिस इलाके में हम रहते हैं वहाँ पर लगभग जुलाई में बारिश स्टार्ट होती है और सितंबर के अंत तक बारिश का मौसम ज़्यादा होता है। तो धान, इस मौसम में कौन सी फसलें बोई जाती है? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, इस तरीके की फसलें जो है वो बोई जाती है वर्षा ऋतु में, जिसको बोलते हैं खरीफ फसलें। दूसरी रबी फसलें, शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसलें, उनको बोलते हैं हम रबी फसलें। शीत ऋतु में किस तरीके शीत ऋतु स्टार्ट होती है? लगभग अक्टूबर के अंत या नवंबर के स्टार्टिंग में शीत ऋतु स्टार्ट हो जाती है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ये फसलें पक करके तैयार हो जाती है। तो इस शीत ऋतु में जो फसलें बोई जाती है उनमें गेहूं, चना, मटर, सरसों, इस तरीके की फसलें ये शीत ऋतु में बोई जाती है। कई स्थानों पर दालों की बजाय साग सब्जियां भी उगाते हैं, जैसे पालक है, मूली है, गाजर है। ये फसलें भी, गाजर मूली लगभग सर्दी ऋतु में ही आती है। आजकल कुछ इस तरीके के बीज भी तैयार हो गए कि गाजर मूली गर्मियों में या बरसात के ऋतु मौसम में भी आ जाती है। तो आगे है आधारिक फसल पद्धतियाँ। सेकंड टॉपिक इसमें कि फसल पद्धतियाँ क्या है। अब फसल को बोने के दौरान फसल उगाने के लिए किसान को अनेक प्रकार के क्रियाकलाप समय समय पर करने पड़ते हैं।
जो समय है फसल को बोने का वो लगभग निर्धारित होता है, लगभग निश्चित होता है कि इस दौरान फसलें बो लेनी चाहिए। तो किसानों को वो कार्य उसी दौरान लगभग करने होते हैं फसल बोने से पहले। तो इसको बोलते हैं हम कृषि पद्धतियाँ आधारित फसल पद्धतियाँ। तो इसमें सबसे पहला आता है मिट्टी तैयार करना। कि फसल को बोने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है या सबसे पहला जो चरण है वो है मिट्टी को तैयार करना। मान लो मिट्टी सही नहीं है, उसमें अनेक प्रकार के घास फूस उगा हुआ है या टाइट हो गई है, तो टाइट मिट्टी में या सूखी हुई है मिट्टी, तो उसमें फसलें नहीं बोई जा सकती। फसलों को बोने के लिए पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है बुआई, उसमें बीज डालना पड़ता है। बोने के बाद खाद या उसको उर्वरक देते हैं। वो खाद और उर्वरक क्या होते हैं वो आगे आएंगे टॉपिक, उसको हम पढ़ेंगे। सिंचाई करनी होती है। फसलों में जो अनेक प्रकार के पेड़ पौधे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती वो हमें निकालने पड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं खरपतवार से सुरक्षा करनी पड़ती है। उसके बाद जब फसल तैयार हो जाए तो फसल तैयार होने के बाद उसकी कटाई की जाती है। कटाई करने के बाद उसका रख रखाव कि उसको किस तरीके से भंडारित किया जाए, उसको किस तरीके से स्टोर किया जाए, वो हम इस चैप्टर में मेनली पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला इसमें स्टेप है मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने के लिए मिट्टी तैयार करना इसका पहला चरण है। मिट्टी को पलटना तथा उसको पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक चली जाती है। यानी कि मिट्टी तैयार क्यों करते हैं, पहली बात तो ये मिट्टी तैयार करने का मेन मकसद ये है कि जो हम फसलों को बोएंगे, जो हम बीज उसमें डालेंगे, वो बीज एक तो मिट्टी की नमी वाले जगह पर चले जाए ताकि वो सही से उग सके। साथ में जब बीज उग जाएंगे तो उनकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन में गहराई तक चली जाएं ताकि वो अच्छे से पोषण प्राप्त कर सके, और पोषण प्राप्त करने के बाद वो हमारी फसल ज़्यादा अच्छी हो। तो इसलिए मिट्टी को सबसे पहले तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें अगर खरपतवार होगा वो ज़्यादा तो या वो टाइट होगी तो बीज जो है ऊपर ऊपर रहेगा, उसको बहुत सारे अनेक प्रकार के पक्षी भी उन दानों को खा जाएंगे, ऊपर पड़े हुए दानों को, तो वो हमें नुकसान ज़्यादा होगा। इसलिए मिट्टी तैयार करनी बहुत ज़रूरी होती है। मिट्टी तैयार करने के लिए किस किस चीज़ों का प्रयोग किया जाता है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे जब ये फसलों की जड़ें जमीन के अंदर जाती है, गहराई में जाती है, तो अगर मिट्टी पोली होगी, पोली मतलब उसके अगर हमने सही से जुताई कर रखी होगी तो जड़ों को सांस लेने में आसानी होती है। जड़ों को सांस लेने में आसानी होगी तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ेंगी फसलें। मिट्टी के अंदर कई प्रकार के जीव जंतु भी रहते हैं, जैसे केचुआ हो गया, वो मिट्टी को पोला करने में और फसलों के लिए लाभदायक प्राणी है, किसानों के लिए लाभदायक प्राणी है। जो ज़मीन के अंदर रहता है वो मिट्टी को खा करके उसको पोला कर देता है, और ताकि फसलों की जो जड़ें हैं वो और गहराई तक जा सके, आसानी से सांस ले सके। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा भी था कि ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर जो है खनिज लवण होते हैं अनेक प्रकार के। उन खनिज लवणों को ही ये पेड़ पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से अवशोषित करते हैं, उसका ज़मीन से खींचते हैं, और ज़मीन से खींचने के बाद उसका प्रयोग करते हैं अपना भोजन बनाने में। सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं। और ये जो खनिज लवण होते हैं ये ऊपर की मिट्टी में ही होते हैं, लगभग कुछ सेंटीमीटर तक, 20 से 25 सेंटीमीटर के ऊपर की जो मिट्टी होती है उसी में ये होते हैं ज़्यादातर। इसलिए मिट्टी को पोला करना बहुत ज़रूरी है ताकि जड़ें गहराई तक चली जाए और आसानी से फसलों की वृद्धि हो सके, उनको पोषक तत्व आसानी से मिल जाए। अब मिट्टी को पोला किस तरीके से किया जाता है,
मिट्टी को पोला करने में के लिए उसकी जुताई करते हैं। हल, पहले किसान हल से मिट्टी को पोला किया करते थे, पशुओं के पीछे हल जोत करके, हल लगा करके उसको जोता करते थे मिट्टी को, ज़मीन को जोतने के बाद उसमें फसल के बीज डाल करके फसलों को उगाया जाता था। अब ये कुछ किसान फसलों को मिट्टी को पोला करने के लिए पहले जिनके पास हल वगैरह नहीं होते थे और कम ज़मीन होती थी तो वो कस्सी या फावड़े से भी ज़मीन को पोला करते थे, उसको खोद करके। आजकल किसानों के पास बड़े बड़े औजार ट्रैक्टर है, उससे वो तैयार कर लेते हैं। तो कृषि औजार क्या क्या है? हल, कुदाली, कल्टीवेटर। हल में क्या होता था, ये प्राचीन टाइम में यूज होने वाला इस तरीके का एक औजार होता था जिसमें ये एक लंबी डंडी होती थी। ये इस तरीके का होता था हल, और इसको आगे बैलों के माध्यम से खींचा जाता था। यहाँ से किसान इसको पकड़ता था और इसको बैलों के माध्यम से इसको खींचते थे आगे, तो ये ज़मीन को चीरते हुए चलता था। इसमें यहाँ पर एक लकड़ी की या लोहे की पत्ती लगी होती है, ये है हल सैफ्ट। तो ये था हल। इसी में हल के जैसे ही एक और यंत्र था जिसको कुदाली बोलते हैं। कुदाली भी इसी प्रकार का औजार होता है जो कि लोहे से बना होता है। उसमें यहाँ पर एक चौड़ी पत्ती लगी होती है, तो वो भी बैलों के द्वारा ही आगे खींचा जाता था और बैलों के माध्यम से ही किसान जो है जमीन को जोतते थे। आजकल आधुनिक औजार इस्तेमाल होते हैं। कल्टीवेटर ट्रैक्टर के माध्यम से चलता है, तो उसकी सहायता से किसान जल्दी जुताई कर लेते हैं। तो फर्स्ट हुआ इसमें मिट्टी तैयार करना। कृषि में मिट्टी तैयार करना। सेकंड है इसमें बुआई। बुआई में क्या होता है, बीजों को जमीन में बोना, जमीन में डाल करके जो हमने जमीन मिट्टी तैयार करी है उन बीजों को जमीन में डाल करके एक तरीके से डालना बीजों को, क्योंकि हर एक फसल का अपना अपना बोने का तरीका होता है। यह नहीं है कि सभी फसलों को एक ही तरीके से बोया जा सकता है। कुछ फसलें ऐसी होती है जिनको बीजों को दूर दूर डालना पड़ता है, कुछ फसलें ऐसी होती है बीजों को किसी भी तरीके से डाल दो। तो बुआई के दौरान सबसे पहला स्टेप आता है इसमें बीजों का चयन करना, कि बीज अगर सही होंगे, अच्छे बीज को सिलेक्ट करना। सबसे पहले बुआई में बीजों का चयन करना। क्योंकि जब तक बीज अच्छे नहीं होंगे हमारी फसलें भी अच्छी नहीं पैदा होंगी, फसलें भी कमज़ोर रहेंगी। कमज़ोर फसलें रहेंगी तो फसलें कम पैदा होंगी, खेत में मेहनत ज़्यादा और आमदनी कम। तो इससे बढ़िया ये है कि पहले जब बुआई करी जा रही है उसी दौरान अच्छे बीजों का चयन कर लिया जाए, अच्छे बीज सिलेक्ट कर लिए जाए। अच्छे बीज सिलेक्ट कर लेंगे तो फसल भी अच्छी होएगी। अच्छी गुणवत्ता के बीज सिलेक्ट करने चाहिए। फिर बीजों को बोने में भी कुछ औजारों का प्रयोग किया जाता है जिसको हम ओरना बोलते हैं।
ओढ़ना, इसमें क्या होता है, हल जिस प्रकार से हल था, हल के पीछे ये मान लो है हल है हमारे पास, इसमें हल में प्राचीन काल में यानी पारंपरिक जो तरीका था उसमें बता रहे हैं, यहाँ पर एक इस प्रकार की व्यवस्था लगा दी जाती थी, कोई धातु का, उसके साथ एक पतली सी धातु की ही पाइप होती थी, यहाँ बीज धीरे धीरे डालते थे, हल आगे चल रहा है, बीज इसमें से धीरे धीरे हल के पीछे गिरते चले जाते हैं। हल के पीछे बीज गिरने से क्या होता है कि जैसे ही हल से मिट्टी दूर दूर होती है और फिर मिट्टी वापस थोड़ी सी बीजों के ऊपर गिर जाती थी, तो इस प्रकार से बीज भी बोया जाता था समान तरीके से, पूरी के पूरे खेत में समान तरीके से बीज डल जाता था। समान तरीके से बीज डलने में बीज भी कम लगता है और फसल बढ़िया होती है, उचित दूरी हो जाती है, पौधों के अंदर दूरी बराबर बराबर आ जाती है। आजकल और भी बड़े तकनीक है जिसको हम सीड ड्रिल बोलते हैं। जैसे ये हल के अंदर एक ही इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट लगा होता है बीज डालने में के लिए, वैसे ही सीड ड्रिल में, क्योंकि सीड ड्रिल जो है वो ट्रैक्टर के पीछे चलता है, तो ट्रैक्टर के पीछे उसको जोड़ करके जब चलाते हैं तो उसमें इसी प्रकार से 8 से 10 नालियाँ इकट्ठी लगी होती है पाइप, और उसमें बीज धीरे धीरे जाता रहता है और वो सारे के सारा खेत में समान तरीके से वो बीज गिर जाता है। तो इस तरीके से नुकसान, बुआई के दौरान बीज का कम नुकसान होता है, बराबर दूरी पर फसल तैयार होती है, और बराबर दूरी पर तैयार होगी तो हमारी फसल अच्छी पैदा होगी, क्योंकि वो सारी की सारी जमीन से पोषण प्राप्त करेगी। अब बीज बोने के बाद फसल में बीज बोने के बाद उसमें खाद या उर्वरक डालते हैं। खाद और उर्वरक, खाद क्या होती है, खाद गले से यानी कि कोई भी चीज़ है, पशुओं का जो मलमूत्र है उसको इकट्ठा कर करके घरों में इस्तेमाल होने वाले साग सब्जियों के छिलके वगैरह, उन सब को ग्लास उड़ा करके जो एक पदार्थ तैयार होता है उसको खाद बोलते हैं। तो उसका प्रयोग हम खेतों में करते हैं। उसके प्रयोग करने से क्या होता है, जमीन के अंदर ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है और जमीन में ताकत आ जाती है, उसमें जो खनिज लवण होते हैं उसको पेड़ पौधे इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरीके से उर्वरक भी है। उर्वरकों को भी जमीन में डाला जाता है फसलों को बोने के बाद। खाद को फसल को बोने से पहले डालना चाहिए जमीन में, और उर्वरक को फसल को बोने के बाद डालना चाहिए। उर्वरक क्या है, उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार एक विशेष प्रकार का रासायनिक खाद होता है जिसको हम उर्वरक बोलते हैं। तो वो फैक्ट्रियों में तैयार होता है केमिकल तरीके से, केमिकल डाल करके, तो वो भी पेड़ पौधों के लिए लाभदायक है। लेकिन अधिक उर्वरक डालने से कुछ हानियां भी हो जाती है, तो उनकी चर्चा हम अगली क्लासों में करेंगे। अधिक उर्वरक डालने से फसल को नुकसान ज़्यादा हो जाता है, फसलें खराब होना स्टार्ट हो जाती है अधिक उर्वरक डालने से। अब यहाँ पर चर्चा करता है कि फसल में खाद और उर्वरक डालने की जरूरत क्यों होती है। देखो, जब हमें ये मालूम है कि हमारी जो खेत है, हमारी जो खेत की मिट्टी है उसमें कुछ पोषक तत्वों की कमी हो गई है, तो उन पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति के लिए हम खेत में खाद डालना पड़ता है, ताकि हम जो फसल बोएं वो फसल आसानी से पोषण प्राप्त कर सके और अच्छी फसल तैयार हो जाए। अगर अच्छी फसल तैयार नहीं होएगी, अगर हम उसके अंदर खाद या उर्वरक नहीं डालेंगे, तो वो फसल कमज़ोर रह जाएगी, और कमज़ोर फसल होने से हमारी मेहनत ज़्यादा होगी और आमदनी हमारी कम होएगी।
अब खाद क्या, खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो पेड़ पौधे यानी जंतुओं के अपशिष्ट से तैयार होता है। उसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है। किस तरीके से करते हैं इसको तैयार, इसको जो गोबर वगैरह होता है, पशुओं का अपशिष्ट है, जो पशुओं का मलमूत्र है, उसको इकट्ठा करके एक गड्ढे में कुछ दिनों में 2 से 3 महीने में वो तैयार हो जाता है। अब वो गल करके उसका रंग भूरे कलर का हो जाता है, जिस प्रकार से मिट्टी होती है हल्के भूरे कलर का, और वो वजन में भी हल्का हो जाता है। उसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु पैदा होकर के उसको इस प्रकार का रूप दे देते हैं। और जो उर्वरक होता है वो उर्वरक फैक्ट्रियों के अंदर तैयार होता है, उसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं होती है उर्वरक के अंदर। हम इसको एक उदाहरण के जरिए भी समझ सकते हैं। अगर हम अपने घर पे ही कोई प्रयोग करें, हम 2 प्लास्टिक के गिलास ले लें और उसमें कुछ मिट्टी डाल करके और कुछ दोनों में एक ही तरीके के बीज हम लगा दें और उसमें पानी डाल दें थोड़ा सा, तो हम देखेंगे कि कुछ दिनों बाद उसमें वे बीज उग जाएंगे। बीज उग जाने के बाद अगर हम एक गिलास में हम खाद डाल लें और एक को हम ऐसे ही रहने दें, तो हम देखेंगे कि जिसमें हमने खाद डाला था उसमें हमारी फसल अच्छी है और जिसमें हमने खाद नहीं डाला था उसमें हमारी फसल थोड़ी कमज़ोर रह जाएगी। इसी प्रकार से उर्वरक के साथ भी हम ये प्रयोग कर सकते हैं। अब कुछ उर्वरकों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे यूरिया है, अमोनियम फॉस्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, पोटैश है, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम है। तो इनका प्रयोग किसान लोग करते हैं गेहूं की फसलों में, धान की फसलों में और अन्य फसलों में भी इनका प्रयोग करते हैं। एक और तरीका है फसलों की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, मेनली नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा यूज करते हैं पेड़ पौधे। तो नाइट्रोजन को ज़मीन के अंदर वापस लाने के लिए एक तरीका और है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसमें क्या होता है कि इसमें हम 2 फसलों को लगाने, जैसे हमने गेहूं और धान की फसल लगा दी एक बार, तो अगली बार हम क्या करें, बीच में जो गैप मिलता है उस दौरान हम एक फसल ऐसी लगा दें जिसमें फलियां आती हैं। तो क्या होएगा कि वो फलियों वाली जो फसल होती है उस फसल में की जड़ों में इस प्रकार की गांठें होती है जिसमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। वो राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम करता है। तो ये भी फसल की जमीन की उर्वरता को बढ़ाने में एक कारगर तरीका है। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आज हमने मिट्टी तैयार करना, बुआई और खाद एवं उर्वरक के बारे में चर्चा करी। कल इससे आगे का करेंगे हम